कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आकाश जी, आप हापुड़ के बहुत नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत मन लगा के अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आपका पुनः स्वागत है सर। आकाश जी, सवाल ये है कि अभी 20 दिन पूर्व देश का बजट आया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक बजट देश को पेश किया है और 4 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने भी अपना बजट पेश किया है। तो इन दोनों बजटों को कैसा देखते हैं आप, क्या आकलन करते हैं आप? बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है और देश को बहुत प्रगति पर ले जाने वाला बजट है। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, इस तरीके का बजट हम उसे मानते हैं। और मोदी गवर्नमेंट ने बजट के हाईलाइट आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये जो एग्जामिशन बढ़ा दी मिडिल क्लास के लिए, 12 लाख की एग्जामिशन करी है, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ही पॉजिटिव है जी। सर, जो 12 लाख की जो छूट की बात है, हाँ जी, और 12,75,000 आपका सैलरी वालों के सैलरी लिए वालों जी, बहुत दिनों से डिमांड थी जी। तो इससे जो वित्त मंत्री ने खुद स्वीकार किया है, इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का घाटा होगा राजस्व जी। तो वो भरपाई कैसे होगी? सर, धीरे धीरे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा जीएसटी है, जैसे उसके अंदर कुछ आइटम्स और ऐड करेगी, उनका कुछ टैक्स रेट इन्फ्लेट करेगी, जिससे उसकी भरपाई होगी। और जो मेरा एक सवाल है कि जो टैक्स में रिबेट मिलेगा जी, वो कहीं न कहीं खर्च करेंगे लोग, जी। तो कहीं न कहीं खर्च करेंगे तो इंडायरेक्ट वे में जीएसटी के रूप में भी उनको पैसा, जीएसटी के रूप में भी, अगर देश की जीडीपी भी बढ़ेगी सर उस चीज़ से, जी 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 जीएसटी के रूप में पैसा आएगा। और लोगों को लिबरलाइजेशन होगा कि उनको ऐसा नहीं है कि सेंट्रिक की मुझे यहीं इन्वेस्टमेंट करना है, वो अपने मन माफी रूप से उसको इन्वेस्ट जहाँ चाहे वहाँ कर पाएंगे। राइट। आकाश जी, इस बजट को देख के क्या लग रहा है कि हमारा जो देश है तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होगा? बिल्कुल सर, जो हमारे देश के अंदर एमएसएमई का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इस बजट के अंदर एमएसएमई के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए जो लोन्स की सुविधा है जो है बहुत बढ़ाई गई है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एमएसएमई को व्यापार करने के लिए जब लोन मिलेगा गवर्नमेंट गारंटी से, तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और जब एमएसएमई बढ़ेगा तो देश अग्रसर होगा। राइट। सर, थोड़ा सा मैं बारीक में आपसे जानना चाहूँगा कि पहले जो माइक्रो कंपनियाँ थी, हाँ जी, उसको थोड़ा सा लिमिट बढ़ा के उसको एमएसएमई सेक्टर में लिया गया और एमएसएमई सेक्टर की जो हाईएस्ट कंपनियां थी जी, उनको उस लिमिट से बाहर कर दिया गया जी। मतलब वो बड़ी कंपनियों में गिनती होगी। अब सर 500 करोड़ की लिमिट तक की कंपनी को एमएसएमई कहा जाता है, जिनकी 500 जो टर्नओवर जिनकी है कंपनी की, उसे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर दायरे में वो आती हैं और वो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं उन्हें मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एमएसएमई सेक्टर में लिमिट बढ़ गया। हाँ जी। और सर उसका छूट यानी टैक्सेशन में छूट भी थोड़ा ज़्यादा, टैक्सेशन में छूट तो सर ऐसे नहीं है एमएसएमई को, उसके अंदर बेनिफिट जैसे लैंडिंग के अंदर बेनिफिट है, यस उसके अंदर इंटरेस्ट रेट की रिबेट है, जैसे बैंक होते हैं उसे प्रायोरिटी पे लेते हैं और उसके अंदर उनको इंटरेस्ट में सबवेंशन मिलता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी का सबवेंशन मिलता है, अगर वो रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं एमएसएमई वाले तो उनको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है। गवर्नमेंट की बहुत तरह की स्कीम होती हैं, कैपिटल सब्सिडी होती है, इंटरेस्ट सब्सिडी होती है। अगर वो नया प्रोजेक्ट डालते हैं एमएसएमई वाले तो उनको प्रोडक्ट के अंदर कैपिटल सब्सिडी मिलती है, ब्याज देते हैं तो ब्याज में छूट मिलती है। इस तरह की विशेष छूट होती हैं जो एमएसएमई सेक्टर को सरकार देती है। सर, इस बार स्टार्टअप जी, जैसे अमेजॉन है, जी, बहुत कम समय में बहुत हाईलाइटेड हो गया। जी। स्टार्टअप के लिए सरकार ने बहुत सारी बगैर किसी सुरक्षा के लोन देने का प्लान किया है, जी। तो ये देश हित में कितना है? सर, स्टार्टअप जितना प्रमोट होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा, नई नई कंपनी आगे आएंगी तो देश की प्रगति तो उससे होगी सर। स्टार्टअप का इसके अलावा बेनिफिट से सरकार ने समय 5 साल की सीमा बढ़ा दी है। 31 में 25 का समय था, वो 31 मार्च 30 कर दिया गया है उसको बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, तो और लंबा टाइम मिलता है जी अवेल करने का। जी जी। असल स्टार्टअप में पूछ रहा हूँ, मेरे मन में सवाल है जी, कि किसी को लोन बगैर कोलेटरल का देते हैं लोग, जी, मतलब कोई उससे डिमांड नहीं की जाती जी। तो ऐसी स्थिति में उसका मिसयूज भी हो सकता है? हाँ जी, मिसयूज़ भी होता है, इस चीज़ के अंदर मिसयूज़ भी होता है। गवर्नमेंट को इससे हार्म भी होता है, बैंक को फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं इस चीज़ से, लेकिन सरकार उसमें रिस्क ले रही है, अपनी गवर्नमेंट गारंटी गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से और सरकार उसकी भरपाई करती है बैंक को। अगर ऐसे केस में लोन एनपीए होता है तो गवर्नमेंट गारंटी का गवर्नमेंट चार्ज करती है, 0.5% से लेकर 1.23% के आसपास का दर रहता है और अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट उसको बैंक को भरपाई करती है, सरकार को लॉस होता है जी इस केस में। तो मतलब एट एनी हाउ, मतलब आपके आकलन के हिसाब से ये बजट तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हमें ले जाएगा? बिल्कुल जी, पक्का सर? बिल्कुल। इसी में एक सवाल ये बनता था सर कि जो मतलब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है जी, इतना बेहतर सर, चाहे ईवी सेक्टर हो, सौर ऊर्जा हो, जी,
देश तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन सर हमारा रुपया नहीं बढ़ पा रहा है डॉलर के मुकाबले। कहाँ वो तकनीकी दिक्कत है सर? सर वो तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे पेट्रोलियम के अंदर हमारा इंपोर्ट के अंदर बहुत पैसा जाता है, ऑयल के इंपोर्ट में हमारा बहुत पैसा जाता है। जब तक हम अब जैसे आप देखिए फूड ग्रेन्स में जो दालें हैं उनका इंपोर्ट में हमारा पैसा जाता है। क्या सर एक सवाल आपसे और भी पूछना था कि जनता का सवाल ये है कि भाई आरबीआई के द्वारा कभी कभी किसी जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको दिशा निर्देश जारी होता है कि इनको बंद किया जाए, तो जनता परेशान हो जाती है। तो आरबीआई पहले से ही थोड़ा मतलब एक तरह से उस पर नकेल कसे, क्या आपका कहना है जो भी महाराष्ट्र में हुआ? सर महाराष्ट्र आरबीआई को अपने जो ये कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट लॉ और बनाने चाहिए, जिससे वहाँ का जो मैनेजमेंट है उस जनता के पैसे का मिसयूज़ ना कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका हाँ जी, कई बार हो चुका है, कई कोऑपरेटिव बैंक बंद हुए हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए, मॉनिटरिंग और थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जैसे आप देखें येस बैंक को हुआ था कि उसको स्टेट बैंक ने काफ़ी होल्ड किया, सपोर्ट किया। येस बैंक कोऑपरेटिव नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी सर उस दिक्कत में रहा था येस बैंक, तो थोड़ा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, कोऑपरेटिव बैंकों में थोड़ा गाइडलाइन और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए जी। राइट सर, अब एक सवाल और बड़ा आपसे पूछना था। अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच का, गाजियाबाद ब्रांच का जी, तो उसकी टीम को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? सर गाजियाबाद ब्रांच जो है हमारी बहुत ही बढ़िया ब्रांच है और बहुत अच्छा काम करती आ रही है गाजियाबाद रीजन के अंदर। तो अभी जो नई टीम है उसके अंदर बड़े अच्छे लीडर्स आए हैं, विभोर जी आए हैं, हमारे वैभव जी आए हैं और कई लोग हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। वैभव गर्ग जी, अभय कंसल जी हैं जी जी, और आपका अमित तिवारी जी हैं, कई लोग हैं सर अपने परिचित। तो बहुत बढ़िया काम कर रही है गाजियाबाद टीम, जैसे पहले करती आ रही थी वैसे ही टीम आगे काम करे। सर जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट नंदा जी बने हैं उनको भी कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को प्रेसिडेंट बनने के लिए, और जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाएं और अच्छे अच्छे फील्ड्स जो न्यू कमर्स हैं और जो यंग प्रैक्टिशनर्स हैं उनके और फील्ड्स ओपन करें। क्योंकि सर देखा ये जाता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस और हैं जी, चाहे वो एसएससी के हों या और किसी बड़े एग्जाम के हों, तो वो कहीं कहीं पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन में अभी तक कोई दाग नहीं लगा। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है हमारी कमेटी की, जो एग्ज़ाम कमेटी है और एक बॉडी है और बहुत ढंग से उसको वो एग्जीक्यूट कराती है। इसलिए ऐसी कोई परेशानी सर हमारे इंस्टीट्यूट में आज तक नहीं आती, कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसलिए बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसे फॉलो किया जाता है। और रिजर्वेशन भी नहीं है? हाँ, कोई रिजर्वेशन नहीं है सर, कोई किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। टैलेंट के बल पे ही? हाँ, टैलेंट के बल पर, अपनी मेहनत के बल पे ही इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाई कर पाता है। आकाश जी, मैं सभी से ही सवाल पूछता हूँ, युवाओं के लिए है, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना सर? सर बहुत नोबल प्रोफेशन है, देश की प्रगति में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन वाला प्रोफेशन है, आर्थिक प्रगति में आप लोग पिलर है। बिल्कुल सर, तो इसलिए हमने प्रोफेशन चूज़ करा। मेरा सर बचपन से सपना था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, और जी, और बन के मैं सर अपना काम। माता पिता का भी बड़ा उनका उद्देश्य रहा होगा? हाँ, उनका सहयोग रहा सर, मतलब उन्होंने कोई फोर्स नहीं करा, ये मेरा अपना ही सपना था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं सर। जी जी जी, और आप इसी कड़ी में देश की आर्थिक में जितना भी हेल्प होगा वो हम करते आ रहे हैं जी। लास्ट सवाल सर, वित्त मंत्री जी ने जितना भी अपना सर सवाल मेरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा बढ़ रहा है, ई व्हीकल्स बढ़ रही हैं, देश के हर सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्या वजह है? सर इसमें कहीं हद तक ये भी फैक्टर है कि हमारा एक्सपोर्ट कुछ सालों में कम हुआ है पिछले सालों में, तो इसमें अगर हम इंपोर्ट की तरफ उसको डिक्रीज करके एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो रुपया हमारा मजबूत होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मजबूत होगा, क्योंकि इंडियंस सर पहले बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग चाइना की बहुत डिपेंडेंसी पे आ गए हैं। कि क्या नाम है, कोविड के बाद सर बहुत छोटी छोटी MSME यूनिट बंद हुई हैं, इसकी वजह से भी सर बहुत फर्क पड़ा है इस चीज़ पे। तो यानी कि जो यहाँ के जितने व्यवसायी हैं उनसे आप अपील करिए कि मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें सर। बिल्कुल, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं सर। जैसे गवर्नमेंट MSME को प्रमोट कर रही है, उसका मेन फोकस इसीलिए ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़े, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। राइट सर, एक सवाल और भी था, जो टैक्सेशन है ना, शुरू से इनकम टैक्स को लेके जो हमारी जनता है, व्यापारी वर्ग है, आम वर्ग, उसको डर बना होता है जी। तो क्या इस बार इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? सर बिल्कुल बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट ने आप देखिए 12 लाख तक की जो छूट करी है, तो इसमें 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला आदमी, जो मिडिल क्लास कहते हैं जिसे, उसको टैक्स खत्म हो गया बिल्कुल उस पर। तो लोग जो पहले ब्लैक इनकम रखते थे वो कोशिश करके वो वाइट में ही आएंगे,
जी, क्योंकि वो कोई उनको फ़ायदा ही नहीं है सर लाइफ में कोई करना। फायदा नहीं है। और टैक्स रेट भी गवर्नमेंट ने बहुत डिक्रीज कर दिया है पहले कंपैरेटिवली, तो फाइट की इनकम सब बढ़ेगी, इनकम टैक्स पेड टैक्स रुको पेयर की बढ़ेगा, संख्या इनकम टैक्स पेयर की संख्या वाकई में बहुत बढ़ेगी सर। सर इनकम टैक्स में पहले के मुकाबले जब से फेसलेस हुआ है तब से कुछ सुविधा हुआ है एसएससी को भी और जो प्रोफेशनल्स हैं। सर फेसलेस होने के सर कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। फेसलेस नहीं था तो उस केस में हम जाके अपनी बात अधिकारी को समझा पाते थे। अब फेसलेस होने की वजह से अधिकारी बात को समझने में मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो परेशानी भी है सर, फायदा भी है कि अननेसेसरी हैरेसमेंट जो होता था वो कम हो गया है। हरासमेंट कम हो गया है सर, ये मानते हैं जी। अच्छा सर, एक सवाल और भी था, जो जीएसटी है ना, जीएसटी आपको कैसा लग रहा है कि अभी तक 2017 में आया था, अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना जी, तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए सर, बिल्कुल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल न बनने की वजह से सर बहुत सारे सर जो ट्रिब्यूनल न बनने की वजह से हाई कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ता है, तो उस हाई कोर्ट हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए छोटी छोटी अपील्स रह जाती हैं सर वो। जी जी, तो बनना चाहिए। और वो पैसा जो है ना अभी तक चलन में नहीं है, जो पैसा पेंडिंग है विवादों में, अगर वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा तो फायदा होगा। तो बिल्कुल व्यापारी अपना पैसा रिलीज करा पाएगा और अपना काम बढ़ पाएगा उससे। आकाश जी, एक बड़ा सवाल, जो जीएसटी का स्लैब रेट है इससे संतुष्ट हैं, चाहे वो लोअर वाला हो या हायर वाला हो? हाँ सर, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि सरकार धीरे धीरे आप देखें डायरेक्ट टैक्स को कम करने पे है और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने पर है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आदमी को खुद देना पड़ता है, डायरेक्टली देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप डेली मरा की चीज़ें जितने भी खरीदते हैं सब उस पर जीएसटी लगता है हमारा। तो सरकार को टैक्स कलेक्शन तो चाहिए बजट के लिए, अपनी जो आप सरकार बजट योजना है सरकार की उनको पूरा करने के लिए टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो सरकार कहाँ से देश चलाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स पे सरकार का फोकस है। अगर वो उसको कम करते चले जाएंगे तो टैक्स लेंगे किस चीज़ से? किससे? ये चीज़ सर। तो लेकिन जो आवश्यक वस्तु हैं जैसे कि मोटरसाइकिल हुआ या फ्रिज हुआ जी या सीमेंट हुआ, उसके बगैर मकान नहीं बन सकता, जी जी, तो उस पर कुछ स्लैब रेट घटाना चाहिए। हाँ सर, ये आप कह सकते हैं कुछ आवश्यक वस्तु जो हैं जो नेसेसिटी में आती है, जिन्हें आज हम लग्जरी नहीं कहते, जिन्हें सरकार फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटी है आज के टाइम में। तो सरकार इन पर लग्जरी मान के 28% ना ले, 18% टैक्स ले अपना, जिन चीज़ों पे 18% उन्हें 12 करे, जिससे वो आम आदमी के रूप में उनके रीच में आए। फ्रिज वगैरह कितने परसेंट पे है? 28% पे टैक्स है सर। फ्रिज 28 पे जी, तो उसको 18 पे 18 पे आना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। सीमेंट को भी एयर कंडीशन है, एयर 28 पे है। जी, इन सबको भी 18 पे चाहिए ला सकते हैं। और जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ 28 पे रहने दो, उन पे 28 सेस पे रहने दें कि वो लग्जरी आइटम बनती है, लेकिन फ्रिज वगैरह सर ये तो बेसिक नेसेसिटी आइटम है। सर एक सवाल था, अब हापुड़ में है सर, एक वक्त था गाजियाबाद हापुड़ जो है औद्योगिक नगरी हुआ करता था। मेरा जो प्रयास है कि नोएडा हमारे बाद बना जी, लेकिन वो आज वहाँ इंटरनेशनल कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ बहुत हैं, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करेंगे कि हापुड़ को भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाए, यहाँ बड़ी कंपनियाँ हैं? सर हापुड़ में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, हापुड़ के पास इंडस्ट्रियल लगता है दिरखेड़ा, वो मेरठ में काउंट होता है, तो इसलिए हापुड़ में कोई इंडस्ट्रियल अलॉटेड नहीं है। जब तक हापुड़ में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा तब तक यहाँ पे कैसे फैक्ट्री सेटअप होंगी, कैसे वो अपने काम कर पाएंगे सुचारू रूप से। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत है, कोई नोटिफाई हो एरिया जिसके अंदर बिजली की व्यवस्था 24 घंटे की हो, रोड्स अच्छी हो, सारी सुविधा उस तरीके से हो जो इंडस्ट्री एरिया को रिक्वायरमेंट होती है, तभी यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ हो पाएगा। इसी वजह से हापुड़ की तरक्की कम है, बाकी जो एनसीआर में लगे होने की वजह से जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं है हापुड़ की। क्योंकि सर जो कनेक्टिविटी है वो तो बहुत अच्छा बन गया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट बनना चाहिए। हाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट होना चाहिए, तो तब इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा तो हापुड़ की तरक्की होगी सर। एक सवाल और सर, चूँकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए और थोड़ा कठिन होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बोला बंद हो गया, बहुत लोगों का पैसा जी। हाँ सर। आकाश जी, एक सवाल और भी था आपसे। वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से बहुत सारे अमेंडमेंट प्रयास किए हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते कुछ आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि ये चीज़ें और हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा? सर जैसे टैक्स रेट हम देख रहे हैं कम हुआ है इंडिविजुअल के अंदर, तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म जो है इस समय सबसे हाई टैक्स रेट पर है, 31.2% बैठता है टैक्स रेट उसका। तो उसके लिए भी अगर सरकार सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक डिमेरिट हो रहा है, मतलब डिमोटिवेट हो रहा है आदमी पार्टनरशिप में काम करने में। प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटीज इतनी है कि हर आदमी नहीं कर पाता उसको। तो पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट कम करना एक वो कुछ और अमेंडमेंट के लिए सर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के से आपने बोला था, एक्सपोर्ट के लिए हमारा एक्सपोर्ट बेनिफिट जो सरकार पहले देती थी उसमें काफ़ी कटौती की गई है पिछले 5 साल के अंदर। थोड़ा एक्सपोर्ट बेनिफिट्स बढ़ाए, जैसे डायरेक्ट इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं इंसेंटिव की, एक्सपोर्ट कर सरकार उनको बढ़ाएगी तो एक्सपोर्ट को सीधा फायदा मिलेगा।
बिल्कुल लास्ट सवाल, इस राह पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे जीडीपी मेरी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बढ़ेगी सर, जैसे देश का बिजनेस बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी। बढ़ेगी। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? सर बहुत बहुत बढ़िया लगते हैं मोदी जी, एकदम नेशन को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से इंटरनेशनली मोदी जी बहुत सही हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? सर बहुत डायनामिक पर्सन है। हाँ। और जितना लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कंट्रोल करा यूपी में, जिसकी मेन रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश को नाम देखते थे गुंडागर्दी और बदमाशी में नाम आता था, खत्म हो गया। अब वो ऐसा नहीं है, इमेज चेंज हुई है यूपी की, और उसी वजह से औद्योगिक विकास यूपी में होगा। लेकिन बस हापुड़ जो है एक इंडस्ट्रियल हब बने, ये आपकी मेन डिमांड जी उत्तर प्रदेश सरकार से है। बिल्कुल मैं सर। इसको मुख्य धारा में लेके आऊँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद सर।